तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 12 जून है और जीओसी का जर्नी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीओसी की जर्नी में हम सबसे पहले बेसिक से चलेंगे। हम इस वीडियो में मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्स में अभी आईयूपीएसी और नॉमेनक्लेचर नहीं करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि करवाऊंगी भी नहीं, करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जीओसी से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आईयूपीएसी नेम के बीच बीच में मैं वीडियोस डालती रहूंगी, ऐसी बात नहीं है, कवर करेंगे हम उसको। और फिलहाल हम शुरू करेंगे जीओसी से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीओसी होता क्या है। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जीओसी का समझ में आना बहुत जरूरी होता है। अगर जीओसी समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही हो जाती है पूरी, है ना। तो यानी कि बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड नॉर्मली यू कैन से इट इज अ गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी इज द गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि एंटर करने का जो रास्ता है वो जीओसी से क्रॉस होके जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जीओसी को फर्स्ट टॉपिक चुना है। ठीक है, सबसे पहले हम जीओसी में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो हैं वो होंगे आपके इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट होगा, टेंशन ही लेना, टेलीग्राम पे आपको इसका नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन होगा हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है, थर्ड होगा हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट एंड फोर्थ होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक इफेक्ट नहीं होता है, आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके क्वेश्चंस करेंगे एज आई प्रॉमिस्ड कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन सबसे पहले आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और नेक्स्ट हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट से। ध्यान से समझना और नोटबुक उठा करके रखना, बी कंसंट्रेटेड, अब इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत भटकाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट किसका पार्ट है, एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज द परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। परमानेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लो, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन नोट करो, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब मतलब जरा ध्यान से समझना और प्यार से समझना, आराम से बैठ करके देखो। सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी उस तरफ शिफ्ट करते हैं, उस एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं जहां पर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। गॉट इट? अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे।
हेडिंग नोट करोगे, इंडक्टिव अफेक्ट को हम ट्रांसमिशन अफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव अफेक्ट को हम ट्रांसमिशन अफेक्ट भी कहते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, सेम चीज, इधर से उधर शिफ्ट होना। ट्रांसमिट मतलब इधर से उधर शिफ्ट होना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन अफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट, ये दो हेडिंग्स मैंने आपको लिखवा दी है। थर्ड हेडिंग नोट करोगे, मेनली ये जो अफेक्ट होता है ये ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मेनली इस अफेक्ट को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही ऑब्जर्व किया जाता है। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। अब इसका अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो इसको अब करती हूँ, देखो। अच्छा, तो अब देखो इस बात को जरा ध्यान से समझना। कंसिडर करो आपके पास एक कार्बन की चेन है, कंसिडर करो आपके पास कार्बन की एक चेन है। तो इस कार्बन की चेन से मैंने एक एटम कनेक्ट किया है, मतलब एक हेटेरो एटम कनेक्ट कर दिया। हेटेरो एटम का मतलब जो कि इस कार्बन चेन से अलग हो। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एटम, ठीक है। अब यहाँ पर इस X को मैंने मान लिया कि कोई भी ये ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ध्यान से सुनना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यानी कि यहाँ लिख लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की कार्बन से ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो ये क्या इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बहुत पुश करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज बताती हूँ आपको, हमेशा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस में भी कुछ एक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। तो प्लस का मतलब होता है कि हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो, खाना खिला रहे हो या फिर पैसे दे रहे हो या फिर कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, तो हमने क्या किया, इस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया, उसको खाना खिला दिया, है ना। तो यानी कि हमने पॉजिटिव काम किया है, किसको, कुछ भी डोनेट करके, है ना। तो डोनेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो हमेशा ना पॉजिटिव चार्ज कब लगता है, जब किसी को हम कोई भी चीज डोनेट कर रहे हो, और माइनस कब लगता है, जब हम किसी से कोई चीज ले रहे हो, नेगेटिविटी के लिए लगता है, ठीक है ना। जब हम किसी से कोई भी चीज ले रहे हो तो नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर जब किसी को कोई चीज दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए क्या लगता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है अब इन दोनों साइंस में, ठीक है, साइन में। तो अब देखो जरा, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, देने के नाम पर किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इतना समझ में आया, यानी कि ये पार्शियल, ये डेल्टा आपको दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, यानी कि पार्शियली ट्रांसफर हुआ है। पार्शियली का मतलब क्या हुआ है, पूरा ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड नहीं टूटा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि ये क्या दिखाता है आपको, डेल्टा दिखाता है इनकम्प्लीट ट्रांसफर। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। डेल्टा आपको क्या दिखाता है, इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान रखो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमें क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी कार्बन की चेन से कोई ऐसा एटम अटैच करें जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, माइनस आई। याद करने का तरीका देखो भाई, जो चार्ज इस वाले एटम पे आएगा उसी देखो वही अफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई। इसके ऊपर चार्ज कैसा है, डेल्टा नेगेटिव, तो ये अफेक्ट होगा माइनस आई, ठीक है। दिस इज द वे जिससे आप याद रख सकते हो। माइनस आई का मतलब
हेटेरो एटम पे जो चार्ज होगा वही उसका अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे X क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचता रहता हो, यानी कि खींचेगा तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में देखो, ये वाला लिख लेना और ध्यान से समझ लेना, या फिर मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, यहाँ देखो। अब मैंने क्या किया, कार्बन चेन से एक ऐसा एटम अटैच कर दिया, ऐसा एटम अटैच कर दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कार्बन से क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। जैसे कंसिडर करो कि अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां लिख लेती हूं मैं X। ठीक है, अब यहां देखो, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अब कार्बन क्या करेगा, इस वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। या फिर इसको दूसरी नजर से भी देख सकते हो, कैसे कि इसका मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से कम है तो इसका मतलब ये जो Y एटम यहाँ पे लगा हुआ है ये इस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। क्या कर रहा है, Y एटम कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है यानी कि यहाँ पर Y क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और अब इस Y के ऊपर आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे तो इसके ऊपर पार्शियली क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके ऊपर चार्ज कैसा आया है, पार्शियली पॉजिटिव। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको दिखाई देगी। तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, फिर से सुनो। इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही हमें दिखाई देता है, इसको हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को मेनली क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाना टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड इफेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जब किसी कार्बन चेन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो तो उस वक्त होता है माइनस आई इफेक्ट। यानी कि शॉर्ट चीज बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। समझ आ गया इतना? अब देखो हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना अच्छे से। देखो स्टार्टिंग सीरीज में मुझे बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने क्या किया, उसका एक मैथड निकाला हुआ है। देखो फिर से है नो, ठीक है, फिर से है नो, तो यानी कि तो चले, तो यहाँ पर ये जो है मेथड है इसको आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। सिर्फ याद करने का तरीका है, सिर्फ स्टार्टिंग सीरीज का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ आप n को सेंटर मानोगे। सबसे पहले n का f के साथ देखो, ऐसे इस तरीके से। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, आप भी अपने तरीका अलग से निकाल सकते हैं। मुझे इस तरीके से ही याद रहता है। तो इस तरीके से आप n का फिर r के साथ कॉम्बिनेशन कराओगे इस तरीके से, फिर n का h के साथ, यानी कि क्या बन गया, अमोनियम आयन। फिर हो गया n का O के साथ NO2। ठीक है, फिर आ जाता है C एंट्री लेता है। ठीक है, C एंट्री लेगा तो C का बॉन्ड मैंने किसके साथ बनाया, N के साथ, तो यहाँ पे आ जाता है CN। फिर C की कहानी शुरू हो जाती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O R, फिर C डबल बॉन्ड O O H हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर होता है इस तरीके से। ठीक है, NH2, देन PH, एंड देन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये सीरीज जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है, ये चीज आप याद रखोगे, है ना। ये सीरीज
सिर्फ मैंने स्टार्टिंग का लगाया, यहाँ तक मेथड याद किया हुआ है कि इसके बाद सी की एंट्री हो गई, तो इसके बाद वाला पोर्शन मुझे याद रहता है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, वो कई बार हम भूल जाते हैं कौन सा एन जो है वो सबसे पहले आएगा, अमोनियम पहले आएगा या फिर ये ट्राई मिथाइल अमीन आएगा पहले। तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसका अलग से मेथड निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे और इसको नोट डाउन कर लो, एक बॉक्स में ऐसे बना लो और यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। क्लियर हुआ? तो चलो अब पढ़ते हैं प्लस आई का ऑर्डर। ठीक है, ये रब कर रही हूँ क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच स्पेस की सारी चीजें एक ब्लैक बोर्ड में एडजस्ट नहीं हो सकती। ठीक है, लिखेंगे हम ऑर्डर जो है वो लिखेंगे हम प्लस आई इफेक्ट का। तो नोट करो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर कर लिखोगे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ये बहुत स्मूथ चलता है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप लिखोगे CH2 नेगेटिव, फिर लिखोगे NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, फिर इस तरीके से फिर आ जाता है टर्सरी में अभी आपको बताती हूँ क्या होता है, क्योंकि मैंने GOC नहीं कराई है आपको, मतलब IUPAC और नॉमेनक्लेचर नहीं कराया, तो मैं हर एक चीज क्लियर करा के चलूंगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से और फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर याद रखोगे। टर्सरी क्या होता है? अगर कोई भी कार्बन किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है या फिर अगर वो कार्बोकेटायन है, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है, मतलब ये वाला जो कार्बन है जो कि अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, इससे ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप प्राइमरी बोलोगे। अगर ये वाला कार्बन किसी दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप सेकेंडरी का नाम दोगे। अगर ये वाला कार्बन किसी तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप टर्सरी नाम दोगे। ठीक है, कैसे? फिर से देखो, अगर मान लो ऐसे, अब इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ओनली वन, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। समझे? अब ऐसे ही अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? दो कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। ठीक है, ऐसे ही देखोगे कि अगर यहाँ पर CH2 पॉजिटिव है, अगर ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी कार्बन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर भी याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव एक्ट। घबराना मत, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको, एकदम से मत घबराओ देख करके इतना कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं, सब याद हो जाएगा, देखते रहो बस। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। तो चलो अब देखो, सबसे पहले हमें याद करना है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, क्या क्या यूज होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के? इंडक्टिव इफेक्ट के यूज होते हैं, ये हमारे क्या बताता है? अमाइंस की बेसिसिटी एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अमाइंस की बेसिसिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इसका यूज होता है, मैं बताऊंगी सब कुछ। ठीक है, टेंशन मत लो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, कार्बन एनायन की भी और फ्री रेडिकल की भी, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आपको वन बाय वन। ठीक है, अब इसको एग्जांपल्स देखेंगे हम वन बाय वन, तो इतना पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहले देखो अमाइंस की बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, वो ध्यान से देखो। ठीक है, इतना रब कर रही हूं मैं, क्वेश्चंस करते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि इसमें और कुछ ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो देखो आप, इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्टेंस के साथ क्या लेना देना है, वो देख लो पहले आप, फिर बाकी सारी चीजों के एग्जांपल्स हम करेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो कार्बन की चेन है,
ठीक है। अब मान लो कंसिडर यहाँ पे X एटम जुड़ा हुआ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। कब? जब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, या फिर X क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब इस X ने क्या किया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, मतलब अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये X इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब कंसिडर करो कि इस वाले X को इस कार्बन से इस X को टोटल 10,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम घर में भी ऐसे करते हैं कि अगर हमें पैसे चाहिए तो हम डायरेक्टली सबसे पहले उससे कांटेक्ट करते हैं जो कि हमारे सबसे ज्यादा क्लोज हो। तो यानी कि ये X क्या करेगा, जिसके सबसे ज्यादा क्लोज हो गए उसको बताएगा कि मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो ये कहेगा यार मेरे पास तो 10,000 नहीं है, तो मैं कैसे दूं। तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास 5 है, मैं 5 अरेंज कर सकता हूँ, बाकी 5 मुझे कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले बगल वाले कार्बन के पास जाता है, कहेगा 5,000 चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अब इससे डिमांड कर रहा है ये, ठीक है। तो अब ये कहेगा मेरे पास इतने तो नहीं है, मेरे पास मैं 3,000 तक अरेंज कर सकता हूँ। ये क्या बोलेगा, मैं 3,000 तक अरेंज करने की कोशिश करूंगा, या अरेंज हो सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ कि अब इस वाले कार्बन ने उतनी हेल्प नहीं की, या ये वाला कार्बन उतने एफर्ट्स नहीं डालेगा जितना कि इस कार्बन ने डाला। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला कार्बन X के क्लोज है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो X के क्लोज नहीं है, तो ये इतने एफर्ट्स भी नहीं डालेगा। ये कहेगा मेरे पास 3,000 है, अगर तू कह रहा है तो मैं दे दूंगा। तो ये क्या है, यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बार पार्शियली लग जाएगा, यानी इस वाले कार्बन से कम लगा इसमें, समझ गए। तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा, उससे कम वाला कम शिफ्टिंग करेगा, समझ में आया। अब जैसे कि ये वाला कार्बन अभी भी 5,000 पूरे नहीं हुए, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से कांटेक्ट करेगा कि भाई 2,000 रुपीज लगे, कहीं से अरेंज हो सके तो बता। ये कहेगा भाई इतने तो नहीं है, ठीक है 1,500 तक अरेंज करने की कोशिश करूंगा। तो देख रहे हो अब अमाउंट क्या हुई है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, 3 बार पार्शियली पॉजिटिव लगेगा, 3 बार डेल्टा लगेगा, फिर पॉजिटिव लगेगा। तो यानी कि जैसे जैसे आप इस X से दूर जा रहे हो वैसे वैसे, मतलब कहने का मतलब कि आप जिसके क्लोज हो आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू जो होगी अप टू 3 कार्बन तक ही काम करती है, अप टू 3 कार्बन तक काम करती है, उसके बाद काम करना बंद कर देती है। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता, अफेक्टिवली काम नहीं करता, यू कैन से, ठीक है। तो अप टू 3 कार्बन, या बस थोड़ा सा देखो इस वाले कार्बन के पास कितना जरूरत पड़ी, 500। तो आप देख रहे हो बाकी इन तीनों के कंपैरिजन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना कम था, और इस कार्बन पे आने के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्टेंस जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यहां से एक बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है। तो ये चीज और नोट कर लेना। अब करें एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ध्यान से देखना और बस अब करते जाओ। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी, या फिर कोई भी ले लो, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं हम कुछ पहले। देखो एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूं, उस छोटी सी ट्रिक पे आप कभी भी एसिडिक कैरेक्टर में नहीं अटकोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंसीडर करो मेरे पास एग्जांपल है ये सी देखो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो H आयन को बहुत जल्दी डोनेट कर देता है, ठीक है, जो H पॉजिटिव को बहुत जल्दी डोनेट कर देता है। कैसे पता लगेगा, आप हमेशा देखो जब भी आप एसिडिक कैरेक्टर निकाल रहे हो ना, हमेशा लास्ट का H पॉजिटिव निकाल करके देखना, ठीक है।
जब आप H पॉजिटिव निकाल करके देखोगे तो O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही क्या आ जाएगा चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव निकला, O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, और वो ये है कि आप हमेशा ये देखोगे ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम से कम होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी अटकोगे ही नहीं, कहीं भूलोगे ही नहीं, कहीं याद ही नहीं करना आपको कुछ, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये जो CH3 है वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो प्लस आई, यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इट मींस ये O के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, यानी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज शुड बी लो, बहुत कम होना चाहिए। जो कम करेगा वही अच्छा एसिड होगा, जो कम होगा वही अच्छा एसिड होगा। तो ये तो बढ़ा रहा है। अब आप यहाँ पर आओ, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने पास नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को, या फिर यू कैन से इसके O के ऊपर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको कम करेगा, ठीक है। O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। कम करेगा तो H पॉजिटिव आसानी से निकल जाएगा, यानी कि ये जो B वाला है वो अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू A। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ से। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल करने हैं। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है CH2। आप खुद ट्राई करना, पहले वीडियो पॉज कर देना। एक एग्जाम्पल करोगे ये, और एक एग्जाम्पल करोगे, सॉरी ये एक ही एग्जाम्पल है, हाउ फनी, ठीक है। अब आपको ऑर्डर बताना है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। अब बताओ कि आपको किस तरीके से क्या ऑर्डर होगा इसका। देखो वीडियो पॉज करने पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद वीडियो प्ले करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हर जगह H पॉजिटिव निकाल करके देखना, हर जगह H पॉजिटिव निकाल करके देख लो ऐसे, ठीक है। अब देखो हर जगह है तो सारी सारी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कहां पर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, या फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है वो देख लो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, वो अच्छे से O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, और वो ही अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले होगा D, फिर होगा B, फिर होगा C, ठीक है, और फिर होगा A, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रही है, ठीक है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, D। फिर से देख लो ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे मतलब इसका कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। जैसे ही O के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो सबसे अच्छा एसिड भी यही होगा। तो ऑर्डर हो जाएगा D, B, C, A। फाइन। तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स कर लिए, ठीक है। यहाँ से एक चीज निकल करके आती है, वो क्या आती है कि जो एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के,
है ना। यानी कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करोगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है उसको कम करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 Cl लगा दूंगी तो 2 Cl मिलकर के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। तो जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक कैरेक्टर होगी। यहां से ये पता लग रहा है। तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I इफेक्ट के। यहां से एक चीज निकल करके आ गई, तो इसको बॉक्स में बंद करके ऐसे मार्क कर लो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल होगा अब बताओ इसमें से क्या ऑर्डर होगा एसिडिक कैरेक्टर का। वीडियो पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो। मैंने क्या कहा, एसिडिक कैरेक्टर जब भी निकालना होता है तो हमेशा ना H पॉजिटिव को निकाल करके देखो, H पॉजिटिव निकाल करके देख लो, ठीक है, इस तरीके से। अब अपने को ये देखना है कि यहाँ पर देखो मैंने डिस्टेंस के साथ आपको इंडक्टिव का रोल बता दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला Cl, एक Cl यहाँ है, एक Cl सेकेंड कार्बन पे है और एक Cl थर्ड कार्बन पे है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, जो क्लोज होता है उस पर ज्यादा अफेक्ट होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर पाता है ना। तो यानी कि ये वाला जो Cl जो सबसे क्लोज है वो ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कम कर पाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कम कर पाएगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। देन क्या होगा सेकेंड वाले का, देन क्या होगा थर्ड वाले का। थर्ड वाले का इम्पैक्ट होगा वो बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा। मैंने आपको बताया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहेगा। तो यानी कि इस वाली पोजीशन पे इंडक्टिव ज्यादा है, इस वाली पोजीशन पे कम है और इस वाली पोजीशन पे बहुत कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, पहले A देन B और देन C, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको भी आप मार्क कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखो, इस तरीके से है हमारे पास। अब आपको बताना है इसमें से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। ये है हमारे पास A, ये है B एंड ये है C। तो अब देखो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करना। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I इफेक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है +I इफेक्ट के, राइट, ठीक है। अब देखो यहां पर इस वाले केस में देखो H हटा दिया, ठीक है, H हटा करके देखो कोई भी इसके नेगेटिव चार्ज को कम करने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस वाले में देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ ये CH2 है, ठीक है, जो कि इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है और यहाँ पर 2 CH2 है, ठीक है। तो यानी कि इसका भी क्या है +I इफेक्ट है, इसका भी क्या है +I इफेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर क्या है एक और यहाँ पर 2 +I इफेक्ट काम कर रहे हैं। तो यानी कि +I इफेक्ट के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद फिर एसिडिक कैरेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, ठीक है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले A,
फिर हो जाएगा B एंड देन हो जाएगा C। समझ आ गया? ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर देखो, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए। दिस इज बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ना एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख लो। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिख लो, ठीक है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सल्फोनिक एसिड, फिर है आपके पास फॉर्मिक एसिड, फिर है बेंजोइक एसिड। ये सब तो एसिड ही हैं, ठीक है ना, ये सब तो एसिड्स ही हैं। उसके बाद देखो H2CO3, उसके बाद देखो फिनॉल, यानी कि फिनॉल जो होता है वो वीकर एसिड होता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी ग्रुप लग जाए वो हमेशा वीक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन से, ठीक है ना। फिर आ जाएगा वाटर, फिर हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है, एसिटाइलिन, फिर आ जाएगा हमारे पास NH2, ठीक है, फिर आ जाएगा इथाइलिन एंड देन आ जाएगा इथेन। तो ये आपके पास एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो यहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी एसिडिक कैरेक्टर निकालने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो ये जो आई है, आई क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अफेक्ट कैसा होता है, -I अफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज को, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको काफी हद तक स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एटम पे बहुत ज्यादा चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करके इस नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, राइट। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, ये क्या होता है इस तरीके से, और हमेशा जो डबल बॉन्ड होता है वो -I इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्या है ये एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने वाला आ गया है एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, इसको बढ़ाने वाला या घटाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। अब आपके अकॉर्डिंगली ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा। एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है पहले ये D, पहले नाम दे दो D, C, B एंड A, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है D, मतलब फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बेंजोइक एसिड B, उसके बाद क्या होगा A, और उसके बाद क्या होगा C, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है ये ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर ये जो I है ना, ये एक्सेप्शनली मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर होता है इसका, फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो इस चीज को पॉइंट आउट करके रख दो कि ये एक्सेप्शनली मोस्ट एसिडिक होता है इन सब से, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्यों एसिडिक होता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, ये भी समझ लो। जो फॉर्मिक एसिड होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसको रब कर रही हूं, देखो ऐसे है, क्लियर, ठीक है। ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, और ये आ जाएगा। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट
स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो गया है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही ऑक्सीजन पर है। समझ रहे हो, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही ऑक्सीजन पर है, इसलिए ये क्या होता है, रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है। ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर लेता है ओवर द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इसलिए ये चीज भी आप याद रखोगे। इसलिए जो ये फॉर्मिक एसिड होता है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं ये भी तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स दिखाता है। ये दिखाता तो है, नो डाउट दिखाता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, स्टेबल भी ज्यादा होता है। कैसे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से आपका जो रियल ऑर्डर आ जाएगा, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, तो ऐसा ही है कुछ। तो रियल ऑर्डर जो हो जाएगा, ए का क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ए डी बी और सी, इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे इसको, एंड देन हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से देखना, अमाइंस के। देखो, कंसिडर करो कि CH3, एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा बेसिक कौन है, मैंने क्या कहा था, जो इंडक्टिव फैक्ट होता है वो हेल्प करता है अमाइंस की बेसिसिटी को फाइंड आउट करने में। कैसे करता है, ध्यान से देखना जरा। ये जो CH3 है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, ये भी इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, और ये क्या है, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर भी है। तो है ना, इसके देने की वजह से ये क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से अब कोई इससे मांगेगा तो कहेगा हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं दे सकता हूँ, और ये दे देगा, है ना। तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है कि लोन पेयर को डोनेट कर देना। ठीक है, अब कौन, ये जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा, उतना ही अच्छा इसका बेसिक करेक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो, उतना ही अच्छा इसका क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडक्टिव फैक्ट एक ग्रुप की वजह से लग रहा है, यहाँ पर इंडक्टिव दो लग रहे हैं। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएंगे नाइट्रोजन को, ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ, ये वाला। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2i काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, तो दोनों मिल करके इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अरे तू कर, तेरे को जो करना है, जिसको देना है तो दे, हम बैठे हैं तेरे पीछे, है ना। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और इसके पास कोई आया लेने के लिए, कहेगा हाँ मेरे पास बहुत है, मेरे को देने वाले बहुत है, ले जाओ। समझ गए? तो इस तरीके से आपको बेसिक करेक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन देख लो। यहां हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से बताओ कौन बेसिक है। देखो, इसको ना हमेशा ओपन करके देखा करो, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इसको कर लो और ऐसे ही इसको कर लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, माइनस आई दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ से माइनस आई लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेगा, कम करेगा इसके ऊपर। तो अब बेचारे के पास जितने थे उतने कम हो रहे, तो किसी और को दे ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पर देखो, ये ज्यादा बेसिक है या फिर दोनों तरफ से माइनस आई लग रहा है वो ज्यादा बेसिक है ना।
तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देखोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से माइनस आई, यहाँ से माइनस आई, दोनों तरफ से माइनस आई लग रहा है। तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ? ये हुआ बेसिक, जो कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो यहाँ तो दो ग्रुप मिलकर के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कम वाला कम बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक क्या होगा? जो कि H आयन को एक्सेप्ट कर ले वो भी बेसिक होगा। ठीक है, जो कि लोन पेयर को डोनेट कर दे वो भी क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर OH आयंस को दे दे वो भी बेसिक होगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस बहुत हैं। फिलहाल आपको एक ही चीज देखनी है, जो N के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाए, ठीक है, वही ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां से एक चीज निकल कर के आ जाती है कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है, जो कि बेसिक कैरेक्टर होता है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। समझ गए? ठीक है ना? तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स कर सकते हो। अभी हमारी दो चीजें और रह गई हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और रह गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। वीडियो रोज आएगी, डोंट वरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एज आई प्रॉमिस्ड। ठीक है, आप लोगों के लिए एक चीज और भी है जो कि मैं अभी बोल देती हूँ इसी वीडियो में। वो ये है कि YouTube पर तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी ही। ठीक है, चलती ही रहेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल अच्छी करवा दूंगी मैं। ठीक है, 2 महीने बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हुआ। जो रेगुलर देखे इस वीडियो को, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वीडियो को, तो उनसे हम बात करेंगे 2 मंथ्स के बाद कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना सुधार आ गया। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चलेगी, यहाँ पे नहीं रुकेगी। लेकिन अब हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है जहां पे हम रिवीजन कर सकते हैं, दैट इज अनअकैडमी। यानी कि वहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ रैंक बूस्टर क्वेश्चंस, मतलब ऑर्गेनिक ही मैं वहां पर चलाऊंगी। यहाँ पर हम थ्योरेटिकली कंसेप्ट करेंगे, वहां पर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और रैंक बूस्टर क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। डेली क्विज अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। डेली क्विज होगा टेलीग्राम पे 8:30 PM, तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। इसके नोट्स, असाइनमेंट्स जो भी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी। दोनों हैंडल्स, दोनों के अकाउंट्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही मैं खत्म करती हूँ। उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, पीएचपी के वैल्यूज, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो और आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाए। तो चलिए, टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।